हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडिया के अंदर एक एक्ट। तो वैसे खैर ये पुराना है, 2-3 साल पहले, 4 साल पहले हम इसके हवाले से सुन रहे थे, लेकिन उसको नोटिफाई अभी किया गया, जिसको सीएए कहते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कुछ लोग इसको वेलकम करते हैं। अभी जैसे ही मैं मतलब इसके लिए चीजें देख रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वी वांट सीए और वी सपोर्ट सीए। कुछ ने कहा कि नहीं जी, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा है वैसा है। क्या इसके पीछे रीजंस है और एक्चुअल वाकई ऐसा है जो लोग कह रहे हैं या कुछ और? इसलिए हमने आज के शो में नाजिया, क्योंकि वैसे तो पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहती है, लेकिन क्योंकि एज ए लॉयर है तो ज्यादा बेहतर पता है उनको ह्यूमन राइट्स के हवाले से या बाकी चीजों के हवाले से बात भी करती रहती हैं। तो हमने सोचा कि उनके साथ बात की जाए। नाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। जय जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम। रमजान सबको मुबारक हो और फकर भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी नाजिया, और जो जो लोग हमें देख रहे हैं उन सबको हम रमजान की मुबारकबाद देंगे और हेलो कहेंगे, नमस्ते कहेंगे और गुड इवनिंग कहेंगे सब लोगों को। अच्छा नाजिया, सीए के हवाले से हमने देखा पहले बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे थे। अब वो चीज तो नहीं है, लेकिन क्रिटिसिज्म हो रही। एक तो हमें ये बताएं कि सीए से क्या फायदा होगा। मोदी साहब ने भी, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं कुछ महीने डेढ़ में, उन्होंने इसको अनाउंस किया है। तो क्या इसका एक्चुअल बेनिफिट जो होगा इंडिया को, इंडियन सोसाइटी को, लोगों को, या जो दूसरे कंट्रीज में हिंदू रिलीजन के या बाकी रिलीजन के रहने वाले लोग हैं उनको? देखिए फकर भाई, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट ये 1955 का है। और जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उन्होंने उगांडा से बुला करके हिंदुओं को भारत में सिटीजनशिप दी थी। और जो लोग श्रीलंका में तमिलियंस हिंदू रहा करते थे उनको भी भारत बुला करके राजीव गांधी जी ने सिटीजनशिप दिया। ठीक है, ओके, हिंदुओं को। तो ये राइट। ये नई बात नहीं है, ये है बहुत पुरानी बात। बस उसको ओके, इम्प्लीमेंट और अमेंड कर करके इसको 11 मार्च 2024 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया भारत में। जबकि 2019 में ही लोकसभा और राज्यसभा के भारी मात्रा वोट से ये बिल पास हुआ था। और राइट। इसको कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब हजारों मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका में अपील भी की थी। इवन कल भी बहुत सारे लोग चले गए थे कि भाई इसको रोक दिया जाए। अब बात बार बार ये उठ रही है कि लोकसभा इलेक्शन है, उससे 1 महीना पहले सीए इम्प्लीमेंट क्यों किया गया। अब देखिए, लोकसभा इलेक्शन है और आपने खुद बताया कि मैं पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहती हूँ। तो क्या मैं कोर्ट नहीं जा रही हूँ, क्या मैं रोजा नहीं रख रही हूँ, क्या मैं चेंबर नहीं आ रही हूँ? तो कानून एक ऐसी चीज है जो किसी को आगे पीछे नहीं देखता है। एक्ट एक ऐसी चीज है जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा या पंचायत इलेक्शन या कॉर्पोरेट इलेक्शन, इन सब चीजों से उसको कोई मतलब नहीं होता है। जो इम्प्लीमेंट होना है वो होकर रहेगा। जैसे हम हमेशा बोलते भी हैं कि लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना रास्ता खुद लेता है। अब यहाँ पर अवेसी हैं, श्रीमती ममता बनर्जी हैं, बर्क है, मदनी है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हम लोगों को बहकाना स्टार्ट किया है। जैसे कल अवेसी ने कहा अपने स्टेटमेंट में कि सीए को हम सिर्फ सीए नहीं देखेंगे, मुसलमानों अपने अपने कागज निकाल लो। तो आप फकर भाई मुसलमान हैं और पाकिस्तान इस्लामिक देश से है। कल को आपकी सरकार अगर बोलती है कि फकर जी आप अपने कागज दिखाइए, तो क्या कहेंगे आप? ए चुप, हमसे नहीं मांगेगा कागज, हमसे मांगेगा तो हम तुझे रास्ते में पत्थर मारेंगे। ऐसा आप कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, हम एयरपोर्ट पे जाते तो पासपोर्ट दिखाते, कहीं और जाते तो कहते आईडी कार्ड दिखा दे या ऑफिस कार्ड दिखा दे, पूछते हमसे। होता है ना। तो अब इसमें जो अवेसी, हालांकि बाहर से बैरिस्टर पढ़ के आया है, क्या पढ़ के आया है मेरी तो समझ से बाहर है भाई, मेरी तो समझ से बाहर है कि, और उम्र भी मेरे अब्बू के उम्र का हो गया है, लेकिन फिर भी इतनी जाहिलाना अवेसी बातें करता है, इतनी जाहिलाना बातें करते हैं। एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है लेकिन पार्लियामेंट पहुंच गया है, जो जाहिल है पार्लियामेंट पहुंच गया है, तो वो अगर ऐसी अभद्र टिप्पणियां करता है ना तो समझ में आता है। चलो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कानून क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, उसको नहीं समझ में आ सकता है। लेकिन अवेसी जो खुद को बैरिस्टर बोलता है और विदेश से पढ़कर आया है, वो कह रहा है सीएए पर, जो नागरिकता देने का एक्ट है, नागरिकता छीनने का एक्ट नहीं है, कि मुसलमानों अपने अपने कागज दिखाओ, निकाल कर रखो। तो भैया मेरे पास कागज है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी सरकार
मुझे इतनी लाभ इतनी सुकून की जिंदगी दे रही है, अगर मेरी सरकार मेरे को इतनी सारी योजनाएं दे रही है, मैं इस भारत में इतने सुकून से, इतनी इज्जत आबरू से रह रही हूँ, तो अगर वो मेरे बाप दादा का पेपर मांग भी लेता है तो मुझे इसमें दिक्कत कहाँ पर आता है, मैं दे दूंगी। लेकिन डरेंगे वो जो घुसपैठियां हैं, उनको डर लगेगा। अब आती है बात कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उन तमाम हिंदू, जैन, बौद्ध को नागरिकता देने की बात कही है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचारित हुए हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा फकर भाई कि 1947 में पाकिस्तान में 13% हिंदू थे। जब 21% की माइनॉरिटी थी, उसमें 13% हिंदू थे। आज 1% भी सही से नहीं बचे। बांग्लादेश में 1974 में, जिसको भी मेरी बात लग रही है कि मैं हवाबाजी कर रही हूँ, वो गूगल में सर्च कर सकता है या बांग्लादेश से एक डेटा मंगवा सकता है। 1974 में बांग्लादेश में 13.9% हिंदूज थे, आज वहां पर 5.9% हिंदूज है। तो इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं का कन्वर्शन हो रहा है, उनको मार के फेंका जा रहा है, उनके साथ उनका जेनोसाइड और नरसंहार हो रहा है। ऑन द अदर हैंड हमारे भारत में जो माइनॉरिटी है और सबसे बड़ा तबका मुसलमानों का, ये 72 फिरका आजादी के वक्त 7 करोड़, मोर देन 7 करोड़ था और आज 20 करोड़ से ऊपर है। तो मतलब हमारे यहाँ कन्वर्शन नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ किसी को ऑर्गन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही है, हमारे यहाँ कोई मिट्टू बैठ करके किसी का कन्वर्शन तलवार दिखा करके सलवार नहीं पहना रहा है या तलवार दिखा करके सलवार नहीं उतार रहा है। तो जो अत्याचारित मेरे भाई बहन है, उनको तो हमारा लेकर आना, उनको इज्जत देना, उनको यहाँ की नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है। अब मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है या पाकिस्तान की अवाम को ऐसा लगता है कि भाई अवैसी जो बोल रहा है, ममता बनर्जी जो बोल रही है, बर्क जो बोल रहा है, मदनी जो बोल रहा है, बुखारी जो बोल रहा है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो क्यों नहीं 57 मुस्लिम कंट्री भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल पास करे अपने अपने असेंबली में और लोकसभा में, पार्लियामेंट में पास करके यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भेज दिया जाए भारत में गृह मंत्री जी के टेबल पर कि भाई जो भी मुसलमान अवैसी समेत जो मुसलमान अपने आप को अत्याचारित समझते हैं, वो पाकिस्तान आ सकते हैं, वो ईरान आ सकते हैं, वो अरब आ सकते हैं। ऐसा कर लेना चाहिए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि हम तो खुशी खुशी जा करके छोड़ कर आएंगे एक डब्बा मिठाई दे करके। ओके, अच्छा नाजिया, ये वाली बात आप जो कर रही हैं, इसके साथ साथ मैं भी जब पढ़ रहा था तो कुछ मतलब न्यूज चैनल ने उसको कहा कि एंटी मुस्लिम लॉ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको लिखा हुआ है। एक तो ये है कि इसका मतलब कैसे फैसला होगा कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो मेरी आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक करीबन 1 करोड़ हिंदू जो लोग हैं वो आबाद है, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। टोटल पॉपुलेशन हमारी 24-25 करोड़ है, 1 करोड़ या 90 लाख इसके आसपास। अच्छा, अगर ये मतलब इस तरीके से अफगानिस्तान में जितने मतलब एक नंबर होगा, बांग्लादेश में भी हो सकता है एक बड़ा नंबर हो, तो ये कैसे, ये सारा सिस्टम, ये सारा प्रोसेस कैसे होगा? और जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि एक सेकुलर स्टेट, इंडिया को एज ए सेकुलर स्टेट आज भी लोग जानते मानते हैं और कहते भी हैं, तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या आप कहते नहीं ये मतलब एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है? नहीं, सेकुलरिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? Okay. क्या मुझे रोजा रखने मना किया जा रहा है या भारत में मुसलमानों को सीएए तो इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया, तो मुझे तो रोजा रखने को नहीं मना कर रहा है, मुझे तो मुसलमानों को मुस्लिम क्यों बोल रहे हैं इसको नाजिया? ये थोड़ा सा, क्योंकि आप खुद भी मतलब आप मुस्लिम भी हैं, लॉयर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, तो आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है क्यों बता रहे हैं ये लोग? ये एक डर खौफ वैसे क्रिएट किया जा रहा है या कुछ और माइंडसेट है? नहीं, कुछ और माइंडसेट। ओके, कुछ और माइंडसेट है। देखिए होता क्या है ना कि जीरो के बीच में ही हीरो कोई बन सकता है। इसलिए हम सब पढ़े लिखे बैठेंगे तो हम सब एक दूसरे की इज्जत करेंगे। हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि ये बहुत हीरो, अरे ये तो बहुत हीरो, इसके पीछे पीछे हम चलते हैं। हम सब, अगर हम जब कोर्ट में जाते हैं, वो भी वकील है, वो भी वकील है, वो भी वकील है, लेकिन जज साहब को हम झुक करके बोलते हैं माय लॉर्ड, गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, है ना? बिल्कुल। तो
होता क्या है कि अवैसी अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है ओके। और वो जानबूझ करके मुस्लिम कम्युनिटी को जाहिल रखवाने की कोशिश में लगा रहता है। आप अवैसी की 1000 स्पीचेस सुन लीजिए। राइट। इवन 1984 से आप उसके पिताश्री की भी, अब्बू जान की भी 1000 स्पीचेस सुन लीजिए। उसके भाई अकबरुद्दीन अवैसी की भी आप 1000 भाषण सुन लीजिए। इन पूरे अवैसी परिवार ने, खानदान ने कभी भी मुसलमानों में शिक्षा की बात नहीं कही है, क्योंकि इनको पता है कि अगर मुसलमान शिक्षित हो जाएगा तो वो अपने करियर और विजन पर फोकस करेगा। तो इनके आगे पीछे लफंदरों की तरह घूमेगा कौन? इसीलिए ये चाहते हैं, एक तो इनको ऐसा लग रहा है कि 82.7% सनातनी इस भारत में सबसे बड़ी मेजॉरिटी में है। अब मान लीजिए कि 5% जो है वो आ जा रहे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, तो यहाँ पर हो जा रहा है ऑलमोस्ट 88% हिंदूज। और इनका क्या फतवा था 18 दिन पहले दारुल उलूम का, कि वो गजवाए हिंद करेंगे भारत में रह करके भारत में गजवाए हिंद करेंगे। देखिए ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है मुसलमानों की, और अवैसी एक राजोकार फौज का, पाकिस्तानी फौज का आखिरी सिपह सलार है। इन्होंने ये ठान रखा है कि हम कैसे भी कर करके हम भारत को इस्लामिक देश बनाएंगे, पर वो नहीं बना सकता है, कभी भी नहीं बना सकता है। आप सोचिए, मैं बहुत पुराना इतिहास में निकाल करके आपको बता रही हूँ। जब 1947 में जब आजादी हुई, उसके बाद बंटवारा हुआ तो हमारे भारत के पहले लॉ मंत्री भी दलित हुए थे, और पाकिस्तान के भी पहले लॉ मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल दलित थे। सही कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। 34 पन्नों का लियाकत और नेहरू के साथ एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ था दिल्ली में, 34 पन्नों का, और वो भी मेरे पास, वो एग्रीमेंट भी है मेरे पास। तो उन्होंने पहले मैं इनकी बात बता देती हूँ। जोगेंद्र नाथ जी आखिर दलित होकर के कायदे आजम को सपोर्ट कर रहे थे, लियाकत को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको पाकिस्तान से भाग करके भारत आना पड़ा, और भारत के इसी पश्चिम बंगाल, जहां मैं बैठी हुई हूँ, इसी पश्चिम बंगाल के एक गली कूचे में अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा कर रखनी पड़ी, और अपनी कई किताबों में लिखना पड़ा कि कोई भी हिंदू पाकिस्तान में नहीं रह सकता है, कभी ना अभी रह सकता है और ना कभी रह सकता है। अब लियाकत जी के साथ, लियाकत और नेहरू के साथ जो 34 पन्ने का एग्रीमेंट दिल्ली में हुआ था, उस एग्रीमेंट में एक ही मूल बात थी। हम लोग को तो आदत है ब्रीफ में बात करने की, क्योंकि आप भी पेशे से वकील हैं और मैं भी, तो मैं छोटे में बता दे रही हूँ सिनॉप्सिस में, कि उसमें एक ही बात थी कि जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी है और जो भारत में माइनॉरिटी है, उनको उनकी आजादी मिलेगी और धर्म की आजादी मिलेगी। तो देखिए, हमारे भारत में तो धर्मों की आजादी इनको मिली, हमारे यहाँ 7 लाख मस्जिदें हैं, अनगिनत मदरसे हैं, अनगिनत इमाम बाड़े हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। 7 करोड़ मुसलमान 20 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान के 13% हिंदू से वो 1% में चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान, अफगान और बांग्लादेश माइनॉरिटी पर बहुत अत्याचार किया है, पर भारत में माइनॉरिटी पर अत्याचार नहीं हुआ है। अब आती है बात कि मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहती हूँ। जरूर। 2014 में मेंबर ऑफ द रूलिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज डॉक्टर रमेश कुमार ने क्लेम किया था नेशनल असेंबली पाकिस्तान में कि हर साल 5000 से ज्यादा हिंदू भारत चले जाते हैं, कभी घुसपैठिया बनकर चले जाते हैं, कभी वीजा लेकर चले जाते हैं, लेकिन चले जाना ही पसंद करते हैं। उसके बाद द औरत फाउंडेशन आपके पाकिस्तान में चलता है, जिसकी वेबसाइट आप लोग बहुत आराम से खोल सकते हैं। उन्होंने ये यूएन को भी किया है और पाकिस्तान के पार्लियामेंट को भी कहा कि 1000 हर महीने टारगेट है मियां मिट्टू पर कि 1000 नॉन मुस्लिम बच्चियों को कन्वर्ट करना है, ये टारगेट है मियां मिट्टू। तो आप सोचिए कि इतनी बहुत सारे डेटाज मेरे पास रखे हुए हैं यहाँ पर टेबल पर, सबको एक बार में बताना संभव नहीं होता है, लेकिन अत्याचारित तो हुए हैं। अब आप मुझे बताइए कि जिस हिसाब से भारत के वीजा डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के हिंदू और क्रिश्चियन और बौद्ध और जैन के रिक्वेस्ट लेटर आते हैं, ग्रीवांस लेटर आते हैं,
और एंग्विशली वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं कि मुझे बुला लो, मुझे वीजा दे दो। क्या आपके पाकिस्तान वीजा डिपार्टमेंट में मुसलमानों का लेटर गया है कि मुझे बुला लो, मुझे भारत में बहुत तकलीफ दी जा रही है? ऐसा कुछ है? अगर है तो आपके चैनल के माध्यम से फकर भाई मैं कहना चाहूंगी कि उस लेटर को भरे पार्लियामेंट में नवाज शरीफ पढ़कर दिखाए। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं ऐसे 10,000 लेटर्स में पढ़कर सुना सकती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि अल्फाज में आंसू है, अल्फाज में दर्द है कि मुझे बस बुला लो, मुझे वीजा दे दो, प्लीज दे दो। अल्फाज, वो लेटर पढ़ने से समझ में आता है कि हमारी आंखें भीग जाती हैं। तो आखिर भारत के मुसलमान अगर वाकई में अवैसी के हिसाब से अगर यहाँ पर बहुत पिछड़े हुए होते या वो बहुत दबे हुए होते, कुचले हुए होते, उनको परेशान किया जाता, तो ऐसी चिट्ठियां तो पाकिस्तान, अच्छा चलिए छोड़िए 1 मिनट के लिए, पाकिस्तान नहीं जाना चाहते क्योंकि दशा खराब है, अरब चले जाते, अरब की सरकार को लिखते कि हमको बुला लो, है ना? क्योंकि पूरे अरब में तो दुबई बहुत खूबसूरत शहर है भाई, बिल्कुल, वहां अयाशिया भी बहुत अच्छे से हो सकती है, तो बुला लेना, चिट्ठियां भेजनी चाहिए। पर नहीं भेजेंगे ना, नहीं भेजेंगे, वहां गाली देंगे तो जुबान काट दी जाएगी, वहां जना करेंगे, मॉलेस्टेशन करेंगे तो सामान काट दिया जाएगा। तो वहां पर तो मैं जब विजिट की थी अबू धाबी अपनी फ्रेंड के साथ, तो मैं आपको बता रही हूँ मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि वहां पर 2 बच्चे के बाद अगर तीसरा बच्चा, डॉक्टर से पता चल जाता है कि तीसरा बच्चा करने वाली है कोई औरत, तो तुरंत पुलिस आकर के और चाइल्ड डिपार्टमेंट आकर के वेरिफिकेशन करता है कि आपकी कितनी सैलरी है जो आप तीसरा बच्चा कर रही हैं। अब अभी भारत में हम लोग बोलेंगे कि पॉपुलेशन के एक एक्ट लाना चाहिए और बच्चे कम पैदा करने चाहिए, तो पाकिस्तान तुरंत रोना गाना स्टार्ट करेगा। भाई अरब भी तो कर रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये मुसलमान भारत के यहाँ पर बड़ी हटगर्मी से रहते हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये बस ऐठे हुए रहेंगे। ना इनको पढ़ना है, ना इनको क्रिएटिविटी करनी है, ना इनको कुछ बनना है, ना इनकी जिंदगी का कोई विजन है, ना इनकी जिंदगी का कोई फोकस है। अच्छा ये फॉलो किसको करते हैं? बुखारी को, अवैसी को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ममता बनर्जी को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक आइडियल होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर मैं ये सोचती हूँ कि मैं सुषमा स्वराज जी को अपना आइडियल मानती आई हूँ बचपन से। आई थिंक आई वॉज लाइक इन क्लास 9, मैं तब से सुषमा स्वराज जी को सुनती हूँ और मैं उनको अपना आइडियल मानती हूँ। तो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ कि कभी मैं भी पार्लियामेंट में बैठूंगी जरूर। तो जैसे अवैसी के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टैग है, अवैसी के पास लंबी लंबी हजारों गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, प्रॉपर्टी है, वो भी तो फॉलो करो ना। सिक्योरिटी है Z+, वो भी फॉलो करो ना। बुखारी, अब जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम मौलाना बनेंगे, हम खारी बनेंगे, हम मुफ्ती बनेंगे, जो मुसलमान भारत के बोलते हैं, तो बुखारी के पास 7-7, 8-8 4 लैविश रेस्टोरेंट तो जामा मस्जिद के पास है। और ऐसा रेस्टोरेंट है फकर भाई कि कम से कम 20 करोड़ से ऊपर का एक रेस्टोरेंट है, तो वो भी तो फॉलो करो ना। तुम बोरे और चारपाई पे सो रहे हो, तुम दिन भर में चा पूड़ी खा करके तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, तुम ठेला खींच रहे हो, तुम रेडी लगा रहे हो, और तुम कह रहे हो कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम अवैसी को फॉलो कर रहे हैं, हम बुखारी को फॉलो कर रहे हैं। भाई कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? तो ये बस ऐठे हुए हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं मुसलमान, और कुछ नहीं कर रहे हैं। लास्ट में एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। ये जिस वक्त उस वक्त बन रहा था, बहुत वावेला हुआ था। शाहीन बाग, मतलब हमें तो नहीं पता इंडिया के शाहीन बाग का, लेकिन क्योंकि सुनते थे उस वक्त खबरों में लोग बैठे होते तो इंडियन चैनल, क्योंकि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग देखते रहते हैं न्यूज चैनल, तो वो दिखाते रहते थे। अच्छा नाजिया, यूरोपीय यूनियन ने भी उस वक्त थोड़ा सा इसके ऊपर वो किया था, अभी खामोशी है। अरब दुनिया ने तो खैर कुछ नहीं बोला था, इवन बांग्लादेश ने बोला था कि जी इनका इंटरनल मैटर है हिंदुस्तान का, हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ताल्लुकात ऐसे हैं इंडिया और बांग्लादेश के कि वो नहीं। लेकिन पाकिस्तान और मलेशिया ने वो किया था, इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया था इस चीज को। अभी तक कोई स्टेटमेंट वैसे अभी तक नहीं आया, ना मलेशिया का मुझे अभी तक मिला है और ना पाकिस्तान का मिला है। लेकिन कोई प्रेशर डाला जा सकता है इंडिया के ऊपर इस चीज के हवाले से, या नहीं? मतलब ठीक है, वो जिस तरह बांग्लादेश ने कहा कि इंटरनल मैटर है उनका, जिनको वो बुलाना चाहते थे, ये हमारा इंटरनल मैटर है। और जो नंगा नाच मुसलमानों ने पहले सीए को लेकर के शाहीन बाग में किया था, या हमारे पश्चिम बंगाल के पाक सर्कस मैदान में जावेद अहमद खान ने किया था, वो नंगा नाच अब नहीं हो सकता है, क्योंकि कानून बहुत सख्त हो चुका है ना।
और 1 जुलाई के बाद तो और भी ये लोग नहीं कर पाएगा। ये जितना जंगजू टाइप का है ना, जो वो मतलब प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत खुद को नहीं समझ करके मुगल का सिपा सालार समझता है, और राइट राइट। अल्लाह का बंदा खुद को नहीं समझता है, अल्लाह का आईएसआई एजेंट समझता है, अपने आप को स्लीपर सेल समझता है। तो इनको याद दिलाया जाएगा उस जो नए जो कानून आ रहे हैं, जो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे भारत में, उसके द्वारा इनकी नानी याद आएगी और इनको भारत के संविधान और कानून के बैरिकेड में रहना पड़ेगा। नंगा नाच ये कर नहीं पाएंगे। अब आप सोचिए कि आप पाकिस्तान में खा रहे हैं, चलिए आप दिक्कत में है पाकिस्तान, नो डाउट, लेकिन खा तो वहीं कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली, कमा तो वहीं से रहे हैं ना, आबो हवा तो वहीं की है ना। आप अब एक गली में खड़े होकर के, चौराहे पे खड़े होकर के बोलिएगा कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कितना बुरा लगेगा? लगता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। 100% लगेगा, सही कह रही हैं। तो जो मेरे भारत में खा रहा है, अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित रख रहा है, कमा रहा है, वो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बोलिए, अब ऐसे लोगों को तो पूरी जिंदगी जेल में ही रहना चाहिए ना। अब देखिए, अवेसी पार्लियामेंट के अंदर क्या बोलता है, शिक्षा के बारे में बात नहीं करता। हालांकि सच्चर कमिशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुसलमान दलित से भी पीछे है एडुकेशन में। हालांकि पूरा भारत जो है वो 79% एडुकेटेड है, पर मुसलमान दलित से भी पीछे है, और ये सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है। अब आप सोचिए कि वो शिक्षा के ऊपर ना फोकस करवा करके मुसलमान युवाओं को वो पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के बोलता है कि मेरी पार्टी से अगर 20 और एमपी होते तो हम अफजल गुरु को मरने नहीं देते। बोलिए, अब ये सब तो बर्दाश्त नहीं हो सकता ना। अब देखिए, ऐसा है कि 1 जुलाई के बाद, तब तक लोकसभा इलेक्शन वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी, ऐसी अभद्र बातें और ऐसी एंटी नेशनल स्टेटमेंट जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देगा, हम जैसे लोग जो भारत के प्रेमी हैं, हम तो पार्लियामेंट के अंदर से कॉलर खींच करके अरेस्ट करवाएंगे। हमने तो ठाना हुआ है कि अब हम यही करेंगे। भाई, इस देश में रहना है तो कानून मानना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं है कि सिर्फ कागज पर संविधान लिख दिया गया है लेकिन मानना किसी को नहीं है। ये भारत है, यहाँ संविधान मानना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल में बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स अभी होनी है इस हवाले से या इसके बाद, क्योंकि इलेक्शन ईयर चल रहा है, बल्कि अभी 1.5 मंथ में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन, और दुनिया की नज़रें होती हैं क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाता है हिंदुस्तान, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो उस पर ज़्यादा लोगों का फोकस होता है। देखते हैं नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि 3rd टर्म के लिए बड़े कॉन्फिडेंट है और हवा भी ऐसे चलती हुई नजर आ रही है कि वो बनेंगे। लेकिन खैर एनीवे, वोट तो हिंदुस्तान के लोगों ने उनको करना है, और जो उनको वोट करेगा तो लाजमी सी बात है वो एज ए 3rd टाइम एज ए प्राइम मिनिस्टर इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। नाजिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने शो ज्वाइन किया, एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ से। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम, हर हर महादेव।